हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल 1। आज 31 अक्टूबर और आज का दिन है ट्यूसडे। आज हिंदी न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल हम दिखाई दे रहे हैं, जो ये आंध्र प्रदेश का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसका वो अपडेट आया था। लेकिन इसका जो लेटेस्ट एक्सपर्टाइज बता रहे हैं, कुछ इवेंट इस साल थर्ड ऑक्सीजन ऑलरेडी एक्सीडेंट हो गया है। इसके ऊपर कुछ सेंस और डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, मेन तो ट्रेन एक्सीडेंट इतना क्यों हो रहा है, इतना डिफरेंट, इतना लोगों का जान जा रहा है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। और क्वेश्चंस किस तरह आने का चांसेस हैं, मतलब अगर बार बार जो रिपीट केस हो रहा है, किस तरह क्वेश्चंस में मेंस में प्रीलिम्स में किस तरह क्वेश्चन आना चाहिए, आने का चांसेस है, उम्मीद है, उस तरह प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ बताया जो जो डेथ टोल है, जो आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, इसका मेन रीज़न बताया था ओवर शूटिंग ऑफ सिग्नल, एक रीज़न बता रहा है। देखो, ट्रेन एक्सीडेंट मेनली जो मेन तो ह्यूमन एयर होता है, ह्यूमन एयर, और दूसरा जो होता है डीरेलमेंट केस है काफ़ी सारी, एक तो और इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो ट्रेन का जो लाइन है, ये तो अंग्रेजों वाला पुराना ज़माना है, 1920 सेंचुरी है, 100 साल पुराना है। उसका मेंटेनेंस अभी बराबर नहीं हुआ, कई सारी ट्रेन से ओवर लोडेड है, मतलब काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, मतलब वोट का जब आता है तो न्यू ट्रेन इनोग्रेशन होता है, अदर देन जो है उसका जो मेंटेनेंस का जो सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू जोर देना चाहिए। काफ़ी सारी इशू है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट है, दूसरा गवर्नमेंटेड पॉलिटिकल मैटर है, दोनों पॉइंट है, तो कि इसका तो जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारा जो कवच सिस्टम बता रहा है, कवच ऑलरेडी कवच में डेवलप हो गया है, तो अभी तो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों कवच में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? अगर इम्प्लीमेंट होता तो एक इम्पोर्टेंट जो इवेंट है, सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट है, जो ह्यूमन सेफ्टी इंपॉर्टेंट इवेंट है, रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके ऊपर नेग्लिजेंसी एक बहुत बड़ा इशूज है, सारी मेरा डिस्कशन होना चाहिए। इसका क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी 3 केस इस साल हो गया है। एक तो देखो डीरेलमेंट बिहार में तो 11 अक्टूबर जो है इस साल बिहार में एक्सपेक्ट केस हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो है बिहार में केस डीरेलमेंट केस हुआ, डीरेलमेंट एक केस हुआ था। दूसरा जो है अगस्त हुआ था मदुरई में केस हुआ था अगस्त 26 को, इसमें फायरिंग हुआ था, फायर केस हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो उड़ीसा में जो सबसे ज़्यादा मेजर केस हुआ था 2 जून 2023 को हुआ था, थ्री वो एक क्रैश हुआ था, जो मेजर वन ऑफ द मेजर भाटल ने जो मेजर एक्सीडेंट हुआ था, ये मेजर कॉज है। तो हमको जो है मेजर जो एक्सीडेंट कॉज क्या है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रहा है, उसको एनालिसिस करना चाहिए। तो एज पर जो एक्सपर्टाइज है, जो यूपीएससी एक्सपर्टाइज है, प्रोफेसर लोग है, उसको एक सजेशन कर रहा है, कुछ क्वेश्चन तैयारी करके रखना चाहिए। जैसे कि ये उनको एज पर एक्सपर्टाइज है, उन्होंने बोले कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किया। रेलवे सेफ्टी इज ए क्रूशियल इशू फॉर इंडियन रेलवे, which one of the largest and biggest rail network in the world का अंदर नेटवर्क है। discuss the major causes of train accident in India and their measure taken by the government to prevent them। मेजर कॉजेस क्या है, उसका गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रहा है, इसका भी क्वेश्चन बना के 250 वर्ड्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आंसर बना के रखना चाहिए, प्रिपरेशन इस तरह होना चाहिए। चलिए एक्सपर्टाइज बता, जैसे कि है कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी में तो 2 to 3 लाइन्स, बॉडी जो मेन का और कंक्लूशन है, बॉडी मतलब जो ये जो क्वेश्चन है उसका ऊपर जो क्या रीजन्स है और उसका गवर्नमेंट के एक्शन पॉइंट है, उसका ऊपर ब्रीफ जो 250 वर्ड्स का जो एक क्वेश्चन आंसर बना के रखना चाहिए। चलिए एज पर न्यूज चलते हैं। ये एनालिसिस है, इसमें देखा जाए कई रीजन है, जैसे कि रेल एक्सीडेंट का एक डीरेलमेंट है, कॉलिशन है, लेवल क्रॉसिंग है, उसको हमको देखना है ऐसा कौन सा रीजन है जिसका वजह से मैक्सिमम ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है और उसके ऊपर गवर्नमेंट के एक्शन ले रहा है। और जो पहले रीजन था उसको ऑलरेडी अभी एलिमिनेट हुआ है कि नहीं, एक जजमेंट है। अगर इसको हम थोड़ा बड़ा कर देखते हैं, इसमें जो देखेंगे जो मेजर जो रेड है डी एलिमेंट पॉइंट है, जो अभी तक डी एलिमेंट अभी तक है ही ज़्यादा है, उसमें फिर मेजर कॉज डी एलिमेंट है। डी एलिमेंट में ड्यू टू ह्यूमन एरर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले बताया तो हमने 100 साल पुराना जो ट्रेन लाइन है 100 साल पुराना है, कई जगह अपग्रेड नहीं हो पाया, जो और ओवर स्पीडिंग है और ह्यूमन एरर, कई सारे डीले में कारण हो सकता है। मेंटेनेंस, जो लोग मेंटेनेंस में जो है, जो पीपल मेंटेनेंस में, उसका जो नेग्लिजेंसी है, करप्शन है, और जो रॉ मटेरियल जो यूज होता है उसमें चेकिंग बराबर नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होता, ये भी एक मेन डीरेलमेंट है, एक वन ऑफ द कॉज है।
दूसरा जो है देखो ये ग्रीन अनमैन लेवल क्रॉसिंग जो बता ग्रीन जो है इसके ऊपर वर्क गवर्नमेंट काम कर लिया, अभी वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, अनमैन लेवल क्रॉसिंग जीरो में है। तो इसके ऊपर वर्क करने का जो अभी फिलहाल तो अभी इतना नहीं है। जो मेजर वर्क फोकस करना चाहिए, जहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे, जहाँ मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब मेजर अनमैन लेवल क्रॉसिंग इतना इंपॉर्टेंट अभी का टाइम में नहीं है, तो अनमैन लेवल क्रॉसिंग ऑलरेडी एक्शन एक्टिवेट हो गया। तो मेजर दावे जगह डी एलिमेंट पॉइंट है, डी एलिमेंट वर्क करना चाहिए। डी एलिमेंट जो एक तो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए, ह्यूमन एरर कम करना चाहिए, सिग्नल इम्प्रूव करना चाहिए, सारी पॉइंट है। दूसरा कॉलेशन, दोनों ट्रेन में कॉलेशन इन वन ऑफ द सिग्नल कॉलेशन जो पहले कुछ जो था, फिर भी अभी भी कॉलेशन पॉइंट अभी आ ही रहे। कॉलेशन जो है भी केस कॉलेशन वर्क करना चाहिए। कॉलेशन मतलब ह्यूमन एरर मेनली, और जो सिग्नलिंग सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। कई सारे पॉइंट है कॉलेशन के लिए। और जो अपग्रेडेशन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, कॉबो सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए कॉलेशन इम्प्रूव रिड्यूस करने के लिए, एक पॉइंट हो सकता है। मैन लेवल क्रॉसिंग जो है, मैन लेवल क्रॉसिंग जो बताया, तो मैन लेवल क्रॉसिंग अभी बीच में कुछ हुआ था। अभी मैन लेवल क्रॉसिंग जो इसमें जो सिग्नल सिस्टम बराबर नहीं, इसमें मैन लेवल क्रॉसिंग में जो आदमी जो नीचे से चलते हैं वो भी एक इशू है, उसको क्रॉस एक्सीडेंट है, वो भी एक वर्क थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। तीसरा जो फायरिंग सिस्टम है, बीच में कुछ फायर सिस्टम एक्सीडेंट हुआ था, फायरिंग सिस्टम तो भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी सारे एक्शन लिया है फायर के लिए। जैसे कि रेल कोच है, एसी कोच है, उसमें फायर रिटेडेंट जो है फैब्रिक यूज़ किया जाता है जब फायर ना हो, कई सारी एक्शन लिया गया। ये अदर्स को कॉज है, ये सारी पॉइंट है। तो हमें ऑलरेडी सोचते पॉइंट टू में डिस्कस करते हैं। डीरेलमेंट हैज़ बीन मेजर कॉज, हम ऑलरेडी डिस्कस है डीरेलमेंट मेजर कॉज, उसको भी एक्शन होना चाहिए। क्या का रीजन है, लैप्स इन सेफ्टी प्रोटोकॉल, ट्रैक मेंटेनेंस एंड फेलियर इन टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई ट्रैक डिफेक्ट्स एंड रिजल्ट इन डिलेमेंट। मतलब में ह्यूमन एरर हो सकता है, जो मेंटेनेंस बराबर नहीं है, 100 साल पुराना है, उसको ट्रेल लाइन है, इसको मेजर तुम्हें इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर, ठीक है। और जो है ओवर क्राउडेड, जो मतलब जो है हर जो पॉलिटिकल वोट जो है, जैसे वोट का समय जो पॉलिटिकल लीडर न्यू ट्रेन रिलोकेशन करके जाते हैं, मतलब हर जो रेल के ऊपर जो है ऐसे मतलब उसके ऊपर जो रेल का जो रेल लाइन है उसके ऊपर ओवरलोड हो जाता है। उसका ओवरलोड होने का जो उसका जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी हो जाता है, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, या मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसके ऊपर एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेरे ये भी कॉज है। कॉलिशन जो है, लैप्स ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम, ह्यूमन एरर एंड फेलियर ऑफ मेंटेनेंस डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन, फेलियर में दोनों ट्रेन को डिस्टेंस मेंटेनेंस है। मतलब ये बोलो मतलब जो ये सारी पॉइंट आपको क्वेश्चन बना के रखना चाहिए। तीसरा लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट है, लैप्स इन इंश्योरिंग द सेफ्टी, लेवल क्रॉसिंग हाई लेवल लीड एक्सीडेंट सेफ्टी इन्वॉल्विंग ट्रेन एंड रोड व्हीकल्स। फेलियर में एलिमिनेट मैन व्हीकल क्रॉसिंग, इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम, जो वार्निंग सिस्टम है जो मैन व्हीकल जो वार्निंग सिस्टम इनएडिक्वेट है, नेग्लिजेंस एडहरिंग द सेफ्टी प्रोसीड्योर हैव गॉट टू सच एक्सीडेंट। ये भी कई बीजी सिटी में है, कई जगह मैन लेवल क्रॉसिंग है, वहाँ पे कई सारी इशूज़ का वजह से जो है एक्सीडेंट कभी कभी हो जाता है। दूसरा है सिग्नल फेलियर है, मे बी जो है गो टू मेन एक्सीडेंट, इनएडिक्वेट टू मेंटेनेंस, फॉल्टी इक्विपमेंट, ह्यूमन एरर, सिग्नल ऑपरेशन रिजल्ट इनटू सिग्नल सिस्टम। तीसरा है ओवर क्राउडिंग और ओवर स्पीडिंग। ओवर क्राउडिंग जो है, ओवर कई सारी लाइन जो 100% जो है कैपेसिटी में चलता है, ओवर कैपेसिटी चलता है। ओवर क्राउडिंग, ओवर स्पीड जो है कि इवन एक लैक ऑफ प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट, फेलियर इन्फोर्स स्पीड लिमिट मेंटेन नहीं हो पाते, हाई स्पीड कभी जो ट्रेन का हाई स्पीड कभी लेट हो तो हाई स्पीड करने की वजह से भी एक्सीडेंट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक और रीजन है, इसमें शॉर्ट आपको कुछ बना के रखना पड़ेगा। प्राइमरी कॉज डिस्कस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट हो गया, ह्यूमन एरर डिस्कशन ऑलरेडी हो गया, फिर भी एक बार और बार डिस्कस करेंगे। अनमैन लेवल क्रॉसिंग पॉइंट होना चाहिए। हॉट द रेलवे डाउन रिड्यूस मेन पॉइंट है, इसके ऊपर हर टॉपिक के ऊपर दो लाइन आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, LHB डिजाइन कोच है, न्यू अपग्रेडेड डिजाइन कोच है। GPS बेस्ड फॉग सिचुएशन, जो यहाँ पे फॉग होता है कई दिल्ली एरिया में, विंटर के टाइम में फॉगी सिस्टम में जो ट्रेन लेट हो जाते हैं, जो GPS बेस्ड उसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन है, मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, एक कुछ पॉइंट है। ये हर पॉइंट के ऊपर आपको दो लाइन आपको ये दिखा कर रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसको बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ अगर इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट है, हाई वॉल्यूम पैसेंजर जो है, हाई वॉल्यूम पैसेंजर इंडियन रेलवे इन इट बैकबोन ऑफ इंडियन कंट्री, फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इंडियन रेलवे, फोर्थ नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एंड 68,043 kilometer and almost 3.5 billion people travel in the network annually। ये important point है, इंट्रोडक्शन के लिए लाइन होना important point हो सकता है। विद द मैसिव पॉपुलेशन मिलियंस पीपल लाइंग रेलवे को डिपेंडेंट है, तो इसका सेफ्टी इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट का इसका सेफ्टी लिए ध्यान रखना चाहिए। दूसरा इकोनॉमी इम्पैक्ट जो है, रेलवे एक्शन क्रूशियल कंपोनेंट कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, ये मुझे उन्होंने मेन बैकबोन है, लो कॉस्ट है, इसमें काफ़ी सारी पोअर पीपल माइग्रेशन पीपल जो एक स्टेट दूसरे माइग्रेशन कर ले, इसमें रेल के थ्रू यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इवन टूडे एंड लो कॉस्ट थे। एनी disruption in safety related issue can lead to economic setback, affecting industries and businesses overall development। लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेशन, जो माइग्रेट पीपल है उसके लिए लाइफ लाइन है, एक स्टेट से दूसरे के लिए, जॉब के लिए, कहीं बिजनेस के लिए, एक दूसरे से दूसरे मेल के थ्रू जाते हैं। अगर इसमें एक्सीडेंट और सेफ्टी इशू होगा तो एक भी इकोनॉमिक सेटबैक है, ये बिग पॉइंट है माइग्रेशन के लिए। रेपुटेशन पब्लिक ट्रस्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कंपैरिजन है। ये इंडिया रेलवे जो इंटरनेशनल तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया का इसी इंटरनेशनल रेलवे सिस्टम को कंपेयर किया जाए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर बार बार से अपने अगर सेफ्टी रिलेटेड इशू आ जाएगा इंडिया में, तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में इंडिया के एक नाम में एक इशू आएगा और सेफ्टी रिलेटेड जो है इशू आ जाएंगे। कनेक्टिविटी जो है, इंडिया रेल कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस अगर कोई बार बार एक्शन होगा तो रेगुलेटरी कंपनी, इंटरनेशनल रेगुलेटरी कंप्लाइंस, इंडियन रेगुलर कंप्लाइंस, एक कंपनी इशू एक हो जाएगा एक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ह्यूमन एरर ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस हो, इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को ध्यान से नोट बना के रखना पड़ेगा। मच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज बिल्ट इन 19 100 साल पुराना है। एलॉन्ग में छापा लैक ऑफ फंड, करप्शन, इनएफिशिएंसी विथ टाइम पर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, ये सारी पॉइंट है। लैक ऑफ करप्शन है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ओवर कैपेसिटी 100% कैपेसिटी, मतलब जो हर वोट के टाइम में हर पॉलिटिकल लीडर्स जो नया ट्रेनिंग रिगोट करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर लैक ऑफ मेंटेनेंस फैसिलिटी जो आदमी में होना चाहिए, और इसका जो मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए, और उसके लिए शेड्यूल उसको पर ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट होने का आने वाले दिन में इसका भी इंडियन इसको रेलवे के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ह्यूमन एरर है, एटिक नेग्लिजेंस, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस नेग्लिजेंस, करप्शन डिस्कस का पॉइंट है। रॉन्ग सिग्नलिंग, ह्यूमन क्या रॉन्ग सिग्नल होगा, मिस कम्युनिकेशन, ओवर स्पीडिंग होगा, ओवरलॉकिंग सिस्टम, सारी सारी जो अगर इंटरनेट डेवलप होने के बाद ही ह्यूमन एरर के वजह से जो है कई सारी एक्सीडेंट होने का चांसेस है। सिग्नल फेलियर और अनमैन लेवल क्रॉसिंग, जो अनमैन लेवल ऑलरेडी अटेंड हो गए, 2-3 पॉइंट लिखना चाहिए, बस सिग्नल फेलियर है उसको ध्यान देना पड़ेगा। 10 रनिंग रॉन्ग ट्रैक, ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर, टेक्निकल इशू, पावर ह्यूमन एरर, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये सारी केस में सिग्नलिंग फेलियर होना चाहिए, होने का चांसेस है। गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लिया, गवर्नमेंट राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RRS के सेफ्टी फंड फॉर क्रिटिकल एसेट, इट वाज स्टैब्लिश 2017-18 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1 लाख करोड़ का फंड है, किसके लिए यूज होगा, फॉर रिन्यूअल ट्रैक्स, सिग्नलिंग प्रोजेक्ट, ब्रिज रिहेबिलिटेशन से करने के लिए, टेक्निकल अपडेशन जो है कॉबो से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और कुछ टेक्निकल अपडेशन बॉडी जो मॉडिफाइड सेंटर कपड़ा जो है, इम्प्रूव बॉडी जो कोच है, इम्प्रूव जो पुराना कोच जो है, पुराना इंग्लिश जमाने कोच है उसको डिस्कार्ड करके नया इम्प्रूव टाइप है, उसमें ब्रेक सिस्टम, बाकी एयर ब्रेक सिस्टम होना चाहिए, इम्प्रूव सस्पेंशन डिजाइन, जो उसमें जो एक्सीडेंट होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। LHB लाइट व्हीकल से कोचेस इंकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने किया था, और GPS बेस्ड फॉग पासिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ पे फॉग है इंटरसिटी में, दिल्ली बेस एरिया में, जहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी जो चांसेज है, जैसे जो रेबल क्रॉसिंग में जो आदमी लोग जो है ट्रेन देख नहीं पाते, जहाँ पे कई सारे इश्यूज है, वो ऐसा एक्सीडेंट होने का चांस होता है, उसमें फॉग बेस्ड GPS सिस्टम इस पर इम्प्रूव हो सकता है। मॉडर्न ट्रैक सिस्टम एक इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम डिस्कस हो गया। अल्ट्रासोनिक फॉर डिटेक्शन सिस्टम, अल्ट्रासोनिक फॉर डिटेक्ट मूव फॉल्टी रेल्स, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड, हाई फ्रिक्वेंसी का हाई जगह फ्रिक्वेंसी, इसमें ये टेस्टिंग मेथड है, जहाँ पे कोई रेल ट्रैक में फॉल्ट है, कोई कोच में फॉल्ट है, उसमें डिटेक्ट हो जाता है तो रिप्लेस किया जाता है। मैकेनाइजेशन ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस से मेंटेनेंस का भी इम्प्रूव होना चाहिए, कई पॉइंट है।
ये कुछ पॉइंट है रेलवे एक्सीडेंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी इशूज आ रहा है, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट एक्सीडेंट हो रहा है इंडिया में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से है। अभी तो लिस्ट है कारण में 2 केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पुट महाराष्ट्र स्पीकर ऑन डेडलाइन ऑन डिफेक्शन प्ली। 2 केस चल रहा है, एक तो है देखो सेना वर्सेस सेना केस है और एनसीपी अजित पवार केस है। दोनों केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो महाराष्ट्र स्पीकर का जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नागरकर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन फाइल्ड अंडर 10 शेड्यूल एंटी-डिफेक्शन लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे डिस्प्यूट बाय 31 दिसंबर 2023 का अंदर डिसीजन देने के लिए बताया था। दूसरा जो है एनसीपी के जो केस है वो एनसीपी अजित पवार जो फैक्शन केस है सेम एंटी डिफेक्शन लॉ वो 2024 31 जनवरी का अंदर देने के लिए बताया था। अभी मैटर है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू, जो एंटी डिफेक्शन लॉ व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसका जो कुछ पॉइंट है, जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन कौन सा शेड्यूल में था? सेकेंड शेड्यूल, 5th एंड 8th एंड 10th डेफिनेटली ऑलरेडी डिस्कस हो गया, 10th शेड्यूल है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी सारी पॉइंट है, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो एक्सपर्टाइज कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो भी हम करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है उसको डिस्कशन होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP MLA फॉर लिविंग वन पार्टी टू अनदर। एक्चुअली कुछ ऐसा वक्त आया था 1967 के बाद जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी का जो है लॉल जो MLA MP दल बदल हो जाता है, तो पार्टी जो है कुछ पार्टी सीट में है उसको जो उसको गिरा देते हैं। अगर इसलिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ मेनली जो है अमेंडमेंट 1985 10th शेड्यूल में आया था। पार्लियामेंट एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए 10th शेड्यूल ऑफ 1985 इस पर्पस इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी देने के लिए। कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स से MP MLA जो गवर्नमेंट दल बदल कर लेते हैं उसको जो है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट बाय डिस्करेजिंग लेजिस्लेटर फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। जो लेजिस्लेटर है वो एक पार्टी दूसरे पार्टी जाने के लिए इस अगेंस्ट रोकने के लिए इस शेड्यूल हुआ था। कब हुआ था? 10th शेड्यूल 1985 हुआ था। 2 पॉइंट ध्यान देना जरूर है। 52 अमेंडमेंट ऑफ एक अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, 52 अमेंडमेंट हुआ था, और एक अमेंडमेंट हुआ 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, तो ध्यान देना चाहिए। 2003 में अगर तो 91 एक जो 52 अमेंडमेंट और 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, दोनों अमेंडमेंट ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इस तरह का आना चाहिए, आ सकता है। The 10th schedule popularly known as Anti-Defection Act was introduced due to Constitution via 52 Amendment Act 1985. It sees provision of disqualification elected members on the ground of defection on another parties, political party। एक पार्टी से दूसरे पार्टी के लिए जाते हैं, उसके लिए एक क्लॉज लेके आया था। इट वाज रिस्पॉन्स टू टॉपलिंग द मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट, toppling government by party hopping MLA आफ्टर जनरल इलेक्शन जो 1967 के बाद जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के MLA दूसरे पे चले जाते हैं, उसके बाद पार्टी सरकार गिर जाते हैं। इसके ऊपर ये एक्शन ये कानून लेके गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 52 अमेंडमेंट लेके आया था 1985 में। कुछ प्रोविजन है, हाउ अबाउट इफ अलाउज ग्रुप ऑफ MLA, कोई ग्रुप ऑफ MLA ज्वाइन मार्च विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी टू ज्वाइन मार्च अनदर पार्टी without inviting penalty or defection. It does not penalize political parties for encouraging accepting the defection register जो है। इसमें कुछ चेंजेस हुआ था, एक बार 1985 में हुआ था, 2003 में कुछ चेंज हुआ था, ध्यान में दिखेगा। 1985 में क्या हुआ था, अगर जो है 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसिडर्ड मर्जर, अगर 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर तो दूसरे पार्टी मार्च करते हैं तो इस केस में नहीं आएंगे, डिफेक्शन जो है एंटी डिफेक्शन लॉज में नहीं आएंगे। उसके बाद इसको रिविजन हुआ, 2003 में रिविजन हुआ था। क्या रिविजन हुआ था? 91st one ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट change this and now the at least 2/3 of the members of the party must be favor of the march। दूसरे फेवर जो मार्च करते हैं इसमें 2/3 मेंबर्स होना चाहिए, अदरवाइज एंटी डिफेक्शन लॉ में कानून में हो जाएगा। मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द लॉ स्टैंड फॉर इलेक्शन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी
फॉर ए सीट ऑफ सेम हाउस के लिए दूसरे मेंबर को इस टाइम इलेक्शन लड़ सकते हैं। The decision on questions on disqualification on ground of defection are referred to the chairman of speaker of such house, which is subject to judicial review. However, the law does not provide it a time frame which presiding officer has to decide the defection case है, तो टाइम फ्रेम दिया नहीं गया। कुछ पॉइंट है। व्हाट आर द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो कुछ पॉइंट है। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ के बाद एक्सपायरी को ज्वाइन करते तो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। इफ एनी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर जो दूसरे पॉलिटिक ज्वाइन करते हैं जो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। If an elected member voluntarily gives up this membership of a political party, the political membership छोड़ सकते हैं। If he votes or abstain from voting in such house contrary to the direction issued by the political party, anyone authorized to do so, obtaining without obtaining prior permission, इस कुछ केस के जो है ग्राउंड में डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ केस हो सकते हैं। शिवसेना केस में क्या हुआ था, 2022 को ग्रुप ऑफ शिवसेना में लेड बाय एकनाथ शिंदे रिविलाइज अगेंस्ट उद्धव ठाकरे जो है उसके अगेंस्ट रिविलाइज किया था। ठीक, उन्हें दूसरा पार्टी व्हेन बिकम एविडेंट दैट रिविल वाज कॉल फॉर ट्रस्ट, शिंदे रिसीव डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस फ्रॉम द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, जो दूसरा पार्टी दो में डिस्प्लिट हुआ था, इसके बाद जो है दोनों पार्टी के शिंदे उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर शिंदे ने रिसीव डिस्क्वालिफिकेशन। द फैक्शन मूव टू सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस सर्व्ड on them by deputy speaker. Therefore, petition was filed by the Thakre group challenging the then Maharashtra governor decision to call the trust vote and swearing the image in the chief minister. The election of the new speaker also challenged, कुछ पॉइंट को आर्गुमेंट हुई थी शिंदे केस में। What is the key legal questions arising out this शिवसेना केस, शिवसेना का क्या लीगल हुआ था। रोल ऑफ इम्पार्शलिटी ऑफ द स्पीकर की बात हुई थी। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, एंटी डिफेक्शन लॉ, कुछ पॉइंट गवर्नर रोल ऑफ प्रोटेस्ट है, गवर्नर प्रोटेस्ट के लिए बताया था। रोल ऑफ गवर्नर एंड कॉन्स्टिट्यूशनली डिमांडिंग ए प्रोटेस्ट एज वेल एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर हैज बीन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन उठी थी। The case of question anti-defection law 10 schedule applies when a political party is split into faction। अगर इस पॉलिटिकल दो फैक्शन हो जाते हैं, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है कि नहीं, तो उसमें क्लियरिटी नहीं थे। हाउ विल डिफेक्शन शुड बी डिफाइन आइडेंटिफाई ऑन सच सिनेरियो, अगर कोई सिनेरियो इसमें कुछ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी दोनों टुकड़ा हो जाते हैं, दोनों पार्ट हो जाते हैं, तो इसमें डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लागू होते हैं, इसको भी काफ़ी बातचीत हुई थी। Definition of political party, there is a question about the correct interpretation of political party in the context of 10 schedule of Indian Constitution। कुछ पॉइंट 10 schedule में political party में कुछ issues हुआ थी। Prior to the ruling, distinction between political party and the legislative party are not defined। ये कुछ पॉइंट हुई थी। एक और क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चंस के अगर हम कुछ पॉइंट है एक्सपर्टाइज कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको क्लियरिटी हो जाएगा। With reference to anti-defection law, consider the following statement: if the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months and being appointment to the house। Point है दूसरा है, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide defection case। which of the statement is correct बता रहा था क्वेश्चन 1 और 2। एक तो बताया जो एक बताया तुम विदिन 6 मंथ जो है अपॉइंटमेंट होता है उसको लेजिस्लेटर जो है करना ज्वाइन, दूसरा डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम व्हिच द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। कुछ टाइम फ्रेम में कि पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पॉइंट 1 कौन सा है, एक पहले बताया था 1, दूसरे बोथ 1 और 2 और नाइदर 1 और दोनों केस बताया था। केस को हम देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, the 10th schedule contains the following provision respect of the disqualification of member parliament and state legislature on the ground of defection। ऑलरेडी हमने पॉइंट डिस्कस हो चुका है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस में डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर हाउस इफ ही जॉइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ एंड फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच ही टेक्स सीट हाउस। ठीक है, दिस मीन्स दैट ही मे जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विदिन 6 मंथ, जो है ज्वाइन कर सकते हैं ऑफ द टेकिंग सीट ऑफ द हाउस विदाउट इन्वाइटिंग द डिस्क्वालिफिकेशन, हेंस माय वन क्राइटेरिया इनकरेक्ट।
तो विद इन आफ्टर 6 मंथ के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते, 6 मंथ विद इन वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो है, any question regarding disqualification, arranging defection is to be decided by the perimeter from the house, and the time frame नहीं है according to law. Presiding officer have no time limit to which the deliberate on the plea disqualification. The court has to as on law also intervene after the officer has made the decision. Thereafter the petition only choice to wait until the officer is to the decision. Hence statement 2 is correct. इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कब तक उसको राय देंगे, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, अभी तक नहीं है। हिंस पॉइंट इसको पॉइंट है नेगेटिव डिफिनेशन लॉ के ऊपर, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए, इसको प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।